नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हमने जो है टेट व सुपर टेट के बारे में जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दोहा और चौपाई के माध्यम से जो है आपको बताए हुए थे। अब जो है अभी टीजीटी का दौर है, क्योंकि टीजीटी 7-8 अगस्त में इसका पेपर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टीजीटी से संबंधित जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैंने इन दोहों या चौपाइयों में समाहित करते हुए आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसमें देखेंगे आप और सुनेंगे और समझेंगे भी कि इसमें एक ही दोहे में कितने क्वेश्चन समाहित हैं। तो चलते हैं, दोहा और चौपाई के रूप में हैं। ये पार्ट 1 में है। तो दोहा में है रिपब्लिक, यानी जो जैसे रिप है, लॉज है, तो ये इनसे संबंधित रचनाएं हैं। तो देखें कि रिप लॉज प्लेटो जानिए, स्टेट्समैन फेडो जान, और पोएटिक्स पॉलिटिक्स को अरस्तु जी को मान। यानी कहने का मतलब ये है कि रिप लॉज यानी रिपब्लिक एक रचना हो गई, लॉज दूसरी रचना हो गई, प्लेटो जानिए, और प्लेटो की एक और भी रचना है स्टेट्समैन और फेडो। इनकी हैं तो काफ़ी, लेकिन इसमें 4 रचनाओं को समाहित किया गया है। यानी प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन और फेडो। अब क्वेश्चन आ जाता है कि फेडो किसकी रचना है। 4 आपको जो है राजनीतिक जो दे दिए जाएंगे, 4 लेखक, जिसमें प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, बोधा हैं और एडम स्मिथ है। मतलब XYZ, चाहे अर्थशास्त्री को नाम लिख दें, चाहे समाजशास्त्री का नाम लिख दें, राजनीतिक का नाम लिख दें, उन्हें तो लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 दे दिए। अगर आपको पता होगा कि प्लेटो की है तो आप टिक कर आएंगे, या फेडो ना दे करके रिपब्लिक दे सकता है। रिपब्लिक का क्वेश्चन आया है, लॉज भी दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही दोहा में कई क्वेश्चन समाहित हैं। यदि 4 रचना है तो 4 क्वेश्चन हो गए। तो रिप लॉज प्लेटो जानिए, स्टेट्समैन फेडो जान, और पोएटिक्स पॉलिटिक्स को अरस्तु जी को मान। यानी अरस्तु जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये है पोएटिक्स है और पॉलिटिक्स है। किसकी है? ये अरस्तु जी की रचना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। दोहा है कि मार्क्स जर्मनी दास कैपिटल, जन्म 5 मई 1818 जान, वैज्ञानिक समाजवाद प्रणेता कार्ल मार्क्स को मान हो लाला, कार्ल मार्क्स को मान। अब देखें आप, मार्क्स जो कार्ल मार्क्स हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन आ जाता है, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? इटली, जर्मनी, जापान या अमेरिका? तो यदि आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनकी रचना जैसे दास कैपिटल आया है, तो दास कैपिटल की इसकी रचना है। उन्होंने 4 विकल्प में 4 लेखक दे दिए, फलाने फलाने फलाने। तो यदि आपको पता होगा तो आप जो है टिक कर लेंगे परीक्षा में। तो मार्क्स जर्मनी दास कैपिटल, जन्म 5 मई 1818 जान। यानी इन कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई सन 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब देखें आप, वैज्ञानिक समाजवाद प्रणेता, और ये आया हुआ क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता या प्रतिपादक कौन थे? अब 4 विकल्प दे दिए तो कार्ल मार्क्स पे आप टिक कर देंगे। क्लियर है? आगे देखें आप, योग्यतम की अतिजीविता प्रतिपादक स्पेंसर जान। जरूरी नहीं है कि आप गा के पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप जो है गा के समझो। अरे आप गद्य में भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन ही निकाल पाएंगे कि आप, जैसे मैंने बताए, योग्यतम की अतिजीविता प्रतिपादक स्पेंसर जान। यानी अब ये गद्य में क्वेश्चन कैसा निकलेगा? योग्यतम की अतिजीविता के प्रतिपादक कौन हैं? 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। ठीक, जैसे उसमें दे दिया जाएगा आपका लॉक, जॉन लॉक, और मतलब बोधा या रूसो, और एक स्पेंसर दे दिया जाएगा। तो उसमें स्पेंसर सही है, आप कराएंगे। क्लियर है? तो योग्यतम की अतिजीविता प्रतिपादक स्पेंसर जान, योग्यतम की अतिजीविता प्रतिपादक स्पेंसर जान, और हस्तक्षेप की नीति को
नकारात उदारवाद मान। यानी कहने का मतलब ये है योग्यतम की अतिजीवता, यानी स्पेंसर जी ने योग्यतम की अतिजीवता का मतलब है जो योग्य है या शक्तिशाली है वही जीवित रह सकता है, उसी को जीवित रहने का अधिकार है। ये इसके प्रतिपादक कौन है, इसको कौन मानते हैं, स्पेंसर मानते हैं। ठीक, जो बलशाली है, जो शक्तिशाली है, ये जिसमें जो योग्य है वही जीवित रहने का उसे अधिकार है, यानी वही जीवित रह सकता है। ये किसने माना, स्पेंसर ने माना। अगला है हस्तक्षेप की नीति को नकारात्मक उदारवाद मान। अब देखो आप, हस्तक्षेप की जो नीति है वो किसके तहत है, सकारात्मक उदारवाद के नकारात्मक उदारवाद, तो नकारात्मक उदारवाद के तहत है हस्तक्षेप की नीति। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोई भी अपनी जो है उसका ह्रास नहीं देखना चाहता, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली जाए और वो कुछ ना कहे, तो चाहे राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, सभी को जो है ये तो हस्तक्षेप कहने का मतलब है कि हस्तक्षेप कोई नहीं चाहता कि हमारे किसी भी काम में हस्तक्षेप हो, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो किसके तहत है ये, नकारात्मक उदारवाद के तहत। अगला देखिए आप कि जहाँ कोई विधि नहीं होते है वहाँ स्वतंत्रता नहीं जान, और यही कथन है लोक का रक्तहीन क्रांति जनक मान। यानी कहने का मतलब ये है क्या, देखो मैं जो है क्वेश्चन आंसर को इसमें लिख करके आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आए और आंसर भी समझ में आए। ठीक, और जैसे अभी ये आया था कि जो है जहाँ कोई विधि नहीं हो, जैसे जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, ये किसने कहा, किस विद्वान का कथन है, तो ये कथन किसका है, यही कथन है लॉक का, लिखा लॉक, जॉन लॉक का। तो ये लॉक महोदय जो है इसको मानते हैं कि जहाँ कोई विधि मतलब कानून, जहाँ कोई लिखित कानून नहीं है, कानून नियम संयम नहीं है जिस देश में, वहाँ स्वतंत्रता नहीं मानी जाती है। ठीक, कोई जहाँ कोई लिखित संविधान है वहाँ स्वतंत्रता नहीं मानी जाती है, जबकि कई देश ऐसे भी हैं कि जहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है लेकिन इसके बाद भी वो स्वतंत्र मानते हैं। पर अपने देश की बात कर रहा हूँ कि लोक का कथन है कि वो चाहते हैं कि ऑल वर्ल्ड में कि जहाँ विधि नहीं है यानी कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता मानी नहीं जाती। दूसरी बात क्या है कि इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति थी वहाँ रक्त की एक बूंद बहाए बिना ही वहाँ क्रांति हो गई थी इतनी बड़ी। और ये कहाँ की, इंग्लैंड की। रक्तहीन यानी रक्त मतलब खून, हीन मतलब जहाँ खून की एक बूंद भी ना गिरी हो, तो वहाँ के उस क्रांति के कौन माने जाते हैं, लोक महोदय, जनक माने पिता माने यानी पिता माने जाते हैं। क्लियर है। अगला देखें, जैसे एक चौपाई के रूप में है कि फांसीवाद का जन्म 1922 जानो और मुसोलिनी संस्थापक इटली का मानो। अब देखें आप, फांसीवाद का जो जन्म देने वाला था वो कौन था और फांसीवाद किस सन में हुई थी। फांसीवाद देखें आप, फांसीवाद का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में। किसके समय में, मुसोलिनी के समय में। मुसोलिनी जो शासक था, संस्थापक किसका है, फांसीवाद का, वो फांसीवाद पे विश्वास रखता था। दूसरी बात, इटली का वो रहने वाला था। तो फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ, इटली में हुआ। संस्थापक कौन था, मुसोलिनी था। क्लियर है। अगला देखें कि राजनीति निर्देशक तत्व को जानो और न्याय योग्य इनको नहीं मानो। यानी राजनीति निर्देशक तत्व को जानो, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्याय योग्य नहीं हैं, अर्थात किसी न्यायालय में इनको वो नहीं किया जा सकता। ठीक, इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो ये न्यायालय में आप कुछ उसकी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रावधान है। तो ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हमने वैसे लिख दिए हों। ये 1999 और 2000 के समथिंग ये आए हुए क्वेश्चन है टीजीटी। ठीक है, यूपी टीजीटी में। अब अगला देखें, एक भी दोहा या एक भी चौपाई ऐसी नहीं है
जो आया हुआ क्वेश्चन ना हो। एक मान के चलो एक क्वेश्चन आया है, उसमें मान के चलो ये पूछ दिया वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। अब कार्ल मार्क्स की फैक्ट ही तो हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनकी रचना कौन थी? दास कैपिटल थी। इनका जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 में हुआ था। तो कहने का मतलब ये एक क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन के 4 आंसर उसमें समाये थे। क्लियर है? तो ऐसा ही सब में है, सब में है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा जिसमें जो है कोई क्वेश्चन आंसर आया ना हुआ हो। तो देखें आप कि भारत संविधान प्रस्तावना और एक बार संशोधित जान 1976 में संशोधन 42वां और शब्द पंथाखंड समाजमान। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत संविधान प्रस्तावना, भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार अब तक संशोधन हो चुके हैं? तो एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार हुआ? एक बार संशोधन हुआ। और वो कब हुआ? अब जब आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं अब तक, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 विकल्प हो गए, तो 1 बार हुआ। अब इससे संबंधित फैक्ट समझ लिया आप कि कब हुआ, तो 1976 में हुआ। संशोधन कौन सा था? किस में संशोधन के तहत हुआ ये? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत ये इसमें सुधार हुआ। दूसरी बात, इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें शब्द पंथाखंड समाजमान यानी पंथ निरपेक्ष। क्या शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, पंथाखंड और खंड मतलब अखंडता, यानी पंथाखंड। पंथाखंड का संधि विच्छेद करो तो पंथ प्लस अखंड, पंथ प्लस अखंड, तो यानी पंथ निरपेक्ष राज्य ये जोड़ा गया। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। दूसरी बात, अखंड, पंथाखंड मतलब अखंड यानी अखंडता को जोड़ा गया। तीसरे शब्द को जोड़ा गया जैसे समाजवादी। ठीक, तो हम यानी संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष अखंडता और समाजवादी गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी 5 शब्द हो गए। 2 शब्द पहले थे, 3 शब्द जोड़ दिए गए। किस संविधान के तहत? संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार संशोधन हुआ। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर है? आगे चलते हैं कि संविधान की अवधारणा ब्रिटेन से उत्पन्न जान और रीति परंपरा में उनका संयोग है, संविधान आलेखित मान। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने देश का तो संविधान लिखे थे और अपने देश के संविधान को वर्ल्ड का यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा होने का गौरव प्राप्त है, लिखे थे। लेकिन देखो कहाँ से है ये, कैसा लिखे संविधान? संविधान की अवधारणा जो कहाँ से ली गई, कैसे हमें इसका ज्ञान हुआ कि संविधान हमारे देश में होना चाहिए? तो कहाँ की अवधारणा है ये है आपकी ब्रिटेन की अवधारणा। ठीक, और ब्रिटेन से उत्पन्न जान और रीति परंपराओं का, और ब्रिटेन का संविधान लिखित तो है नहीं, है तो अलिखित। तो रीति जो परंपराएं हैं, जो परंपराओं को मानते चले आ रहे हैं, उन परंपराओं का संयोग है, यानी मौखिक रूप से चलता है वहाँ। ठीक, वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। जैसे अपने यहाँ का संविधान की एक मोटी किताब है और जो है बड़ी कायदे से रखी हुई है, पूर्ण रूप से सिक्योरिटी में है, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ सिर्फ अलिखित संविधान है, यानी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। आगे चलते हैं नागरिक अधिकार के तहत कि नागरिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता समानता जान और जीवन शिक्षा संपत्ति रोजगार परिवार मान हो लाला, रोजगार परिवार मान। अब आप कहें कि कैसे आए जैसा जी 2 चौपाई के रूप में ही पढ़ाते रहते हैं। हमारा मतलब ये है, अपना बनाने का मतलब प्रयास है कि आप क्वेश्चन और आंसर को पढ़ें और गद्य में पढ़ें और पद्य में पढ़ें। आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब इसको लय और धुन और तर्ज में बना के पढ़ें ना, आप गद्य में पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या है, तुकबंदी आ जाती, जैसे नागरिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता समानता जान और जीवन शिक्षा संपत्ति रोजगार परिवार मान। क्या दिक्कत है, आप ऐसे पढ़ सकते हो। जैसे क्वेश्चन आया था कि नागरिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता समानता, यानी नागरिक अधिकार में चार विकल्प दे दिए थे। स्वतंत्रता है, जीवन, संपत्ति, तो ये तो सब इसी के अंतर्गत है। यानी जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है जी किसके तहत है? नागरिक अधिकार के तहत है। ठीक, अब एक दे दिया सही और स्वतंत्रता दे दिया, समानता इनमें से कुछ नहीं दिया और वगैरह वगैरह कुछ भी दे दिया।
तो सब थोड़ी ना आ जाएंगे, ये अकेला स्वतंत्रता था उसमें। तो इसके साथ साथ ये फैक्ट है कि नागरिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता भी आती है, समानता भी आती है और जीवन भी आता है अपना। ठीक, नागरिक अधिकार यानी हर प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ तक कि आपके जो 6 अधिकार जो है सरकार द्वारा प्राप्त हैं मौलिक अधिकार मनुष्य के लिए, 6 में 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। तो इसमें यानी आपातकालीन के समय भी भारत सरकार एक अधिकार को नहीं छीन सकती। कौन सा है वो? और सभी अधिकार को छीन सकती है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार। जैसे अभी देखो आप, अभी कोरोना का समय चल रहा था तो सरकार ने ये तो नहीं कहा कि अपने घर में रहो और मर जाओ, सभी अपने जिंदा मर जाओ, सभी कोई जिंदा ना रहे, ऐसा तो नहीं कहा। यही कहा सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन आपको आने जाने का अधिकार छीन लिया गया, बात करने की स्वतंत्रता भी छीन ली गई। 4 लोगों में कभी गोष्ठी या मतलब किसी प्रकार संगठन बनाने का अधिकार जो था वो भी छीन लिया गया। आप हथियार लेकर के नहीं जा सकते हैं, आप वाहन लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या है? आपातकालीन था ना समय, कोरोना के समय सभी अधिकारों को छीन लिया गया। और अधिकार सिर्फ कौन रहा? जीवन जीने का अधिकार, कि आप सिर्फ घर में रह के जिंदा रह सकते हैं, जीवन को बचाओ अपने, ये आपको अधिकार दिया गया था। अच्छा, शिक्षा संबंधी अधिकार और संपत्ति से संबंधित, आप अपने जो है संपत्ति उतना ही कर सकते हैं जितना कि है, जायज़ है। जैसे मान के चलो किसी की संपत्ति में 1 लाख रुपए मंथली आ रहा है उसका, तो वो 1 लाख से 10 लाख 20 लाख यानी 1 करोड़ के समथिंग। लेकिन अगर वो 1 करोड़ और 10-50 करोड़ या 1, 2, 4 रुपए हो जाए उसके पास, तो निश्चित है कि उसकी CBI जाँच हो जाएगी कि भाई फिर आ रहा है 1 लाख रुपए हो। जैसे मान के चलो 50 लाख रुपए के लगभग तुम्हारी जो है संपत्ति है, कोई बात नहीं, चलो भाई जोड़ ली होगी या इतना उसे मिल रहा है, लेकिन अरबों खरबों हो जाए तो आपकी जांच हो जाएगी। क्लियर है ना? तो यानी आज से ज़्यादा संपत्ति होना भी गुनाह है, यानी गलत है। रोजगार परिवार मान, यानी रोजगार और परिवार से संबंधित कि आपको जिन सब नागरिक अधिकार के तहत हैं। अगला देखें आप, वैधानिक संप्रभुता लोक हैं। अब देखो इसमें कि वैधानिक संप्रभुता लोक हैं, राजनीतिक चिंतक लीवर जान, और 1861 भारत परिषद अधिनियम, प्रतिनिधि सरकार नियमान हो लाला, प्रतिनिधि सरकार नियमान। अब देखें आप, यानी जो बोधा थे या मतलब जो जॉन लॉक, मतलब जो लॉक हैं, रूसो हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, जो विद्वानी तो हैं, तो कहने का मतलब इन्होंने निरंकुश संप्रभुता को बताया। लेकिन लॉक महोदय ने पूर्ण रूप से निरंकुश जो अन्य विद्वान समझ रहे थे उनको ना बता करके इन्होंने सिर्फ वैधानिक संप्रभुता को ही माना। किसने? लॉक महोदय ने, जो विधि से संबंधित हो। अच्छा, राजनीतिक चिंतक लीवर ने ये माना कि संप्रभुता जो होती है वो किसके समान है? जैसे कोई व्यक्ति बिना आत्मविनाश के अपने व्यक्तित्व को अपने जीवन को दूसरे को नहीं दे सकता। अर्थात कोई व्यक्ति अपने, जैसे मान के चलो कोई पेड़ है तो अपने अंकुरित होने का अधिकार क्या दूसरे को दे सकता है? जब तक कि उसका विनाश ना हो, वो गिरे सड़े गुने फटे ना, तब तक वो दूसरे को नहीं दे सकता अंकुरित होने का अधिकार। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने बिना मरने से पहले किसी को अपना व्यक्तित्व और अपना जीवन जीने का अधिकार दूसरे को नहीं दे सकता। तो ये किसका मानना था? लीवर का। कौन थे वो? राजनीतिक चिंतक। ये लीवर का कथन है। और अब बात आती है प्रतिनिधि सरकार। प्रतिनिधि सरकार की जो नींव थी वो किस अधिनियम के तहत थी? 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली गई थी। क्लियर है? कब डाली? 1861। अब देखें आप, जैसे लास्ट है कि भारत में लोकतंत्र को जानो और चीन कोरिया में नहीं मानो। यानी लोकतंत्र अपने भारत में है, सभी जानते हैं, सभी स्वतंत्र हैं। और जबकि चीन में और कोरिया देश में यहाँ लोकतंत्र यानी लोकतंत्रात्मक देश ये नहीं है। तो इसमें कम से कम अगर 4-6 दुआ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बाकी 3 चौपाएँ, तो 10-12 हैं। इनमें कम से कम 50 क्वेश्चन समाहित हैं आपके। तो इसी के साथ यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत।